रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो पर एक बहुत बड़े हरदोई के जाने माने साहित्यकार, कवि और समाज की दुनिया में भी जिन्होंने अपना बहुत स्थान बना रखा है, अरुणेश मिश्र जी, हम उनको बहुत बहुत धन्यवाद देंगे कि आपने रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो पर आप पधारे। पुस्तकों का मिश्रा जी क्या महत्व है? जिस तरीके से डिजिटलाइज हो रहा है, सब ज्ञान लोगों का डिजिटलाइज हो रहा है, ऐसे समय में पुस्तकों का महत्व क्या बनता है? कैसे ये पुस्तकें आज भी जीवंतता उनकी बनी रहनी चाहिए और उनकी प्रासंगिकता बनी रहनी चाहिए? धन्यवाद। जो सामान्य व्यक्ति महसूस करता है लेकिन कह नहीं पाता, लिख नहीं पाता और बोल नहीं पाता, उसे साहित्यकार लिखता है, कहता है। तो ऐसे महत्वपूर्ण तथ्य और ऐसे महत्वपूर्ण कथ्य उनका पुस्तकों के रूप में प्रकाशन होना आवश्यक है, जिससे आने वाली जो पीढ़ियां हैं वो साहित्य, कला और संस्कृति और व्यक्ति की, एक लेखक की, एक रचनाकार की समाज के प्रति क्या दृष्टि है उससे अवगत हो सके, परिचित हो सके और जान सके कि अच्छे समाज का निर्माण करने में इनकी पुस्तकें, इनका लेखन कितना सहयोगी है, कितना उपयोगी है। आपने सही कहा कि पुस्तकों का ज्ञान जो है आज समाज में लोगों को समझना चाहिए, क्योंकि इनकी उपयोगिता बहुत ही प्रासंगिक है। आपने अभी अपनी एक पुस्तक लिखी है, चूंकि आप गिद्ध हैं। आपने पुस्तकों की दशा और दिशा के ऊपर जो बात कही है, हम वो जानना चाहेंगे कि पुस्तकें पढ़ना बहुत जरूरी है, लेकिन कटाक्ष के साथ। देखिए, कविताएं तो हम लिखते ही रहते हैं, लेखों निबंध भी लिखते रहते हैं, लेकिन वर्तमान में जो पुस्तकों की स्थिति है, जो दशा है, चाहे उसे दुर्दशा ही क्यों न कहा जाए, सब लोग परिचित हैं। पुस्तकें हमारे ड्राइंग रूम से, हमारे दिनचर्या से समाप्त होती जा रही हैं। पहले हम देखते थे कि लगभग प्रत्येक के ड्राइंग रूम में 2-4 पत्रिकाएं रखी रहती थीं, चाहे वो नियतकालीन हो या अनियतकालीन हो। पुस्तकें रखी रहती थीं, चाहे वो कालिदास की हो, चाहे शेक्सपियर की हो, वर्ड्सवर्थ की हो, या सुमित्रानंदन पंत की हो, महादेवी वर्मा जी की हो, निराला जी की हो। लेकिन अब हम पिछले 2 दशकों से अपने बड़े अच्छे पढ़ने लिखने वाले मित्रों के यहाँ जब जाते हैं तो हम ये देखते हैं कि उन पुस्तकों की संख्या कम हो गई है। उनके ड्राइंग रूम में पत्रिकाएं तो देखने को ही नहीं मिलती हैं, दैनिक पत्र तो अवश्य मिल जाते हैं देखने को, और पुस्तकें तो दुर्लभ हैं, एक आध मिल जाए तो मिल जाए। तो हमारी एक रचना है जिस पर पुस्तकों की और पुस्तकों की खरीद फरोख्त की और उसके पठन पाठन की जो वर्तमान स्थिति है उसको हमने व्यक्त करने का प्रयास किया है। आप सबका हम ध्यान चाहेंगे। बहुत बढ़िया, सुंदर। पुस्तकें आराम कर रही हैं अधिकांश पुस्तकालयों में। बात है। पुस्तकें आराम कर रही हैं अधिकांश पुस्तकालयों में, मर रही हैं। कुछ रचनाकार ने प्रकाशित कर मित्रों में वितरित कर दी। वाह। कुछ रचनाकारों ने प्रकाशित कर मित्रों में वितरित कर दी। मित्रों ने उल्टा पलटा गेटअप सेटअप देखकर बिना पढ़े ही इति कर दी। मित्रों ने उल्टा पलटा गेटअप सेटअप देखकर बिना पढ़े ही इति कर दी। रचनाकार के लिए उसकी रचनाएं महत्तम हैं। रचनाकार के लिए उसकी रचनाएं महत्तम हैं, दूसरे की लघुत्तम हैं। कितने लोग पढ़ते हैं, पढ़कर के बढ़ते हैं, यह एक भ्रम है। पुस्तकें मेले में बिकती हैं, ठेले पर बिकती हों फुटपाथ पर, वही अस्तित्व में है जनमानस की जिह्वा पर, पाठ पर। पुस्तकें मेले में बिकती हों, ठेले पर बिकती हों फुटपाथ पर, वही अस्तित्व में है जनमानस की जिह्वा पर, पाठ पर। ये जो हमने कविता का अंतिम अनुच्छेद लिखा है, ये अपने भारतीय संस्कारों के और हमारी जो जीवन शैली है उसके अनुरूप लिखा है।
हमने ये देखा है कि जो बड़ी बड़ी किताबों की दुकानें हैं, और अब तो पुस्तक मेले लगने लगे हैं महानगरों में, राजधानियों में, उसकी तुलना में हमारे देश में विभिन्न स्थानों पर जो मेले लगते हैं, चाहे वो नैमिषारण्य में अमावस का मेला हो, चाहे कुंभ हो, महाकुंभ हो, या विभिन्न ग्रामीण और आंचलिक क्षेत्रों में और नगरों महानगरों में जो बड़े बड़े मेले लगते हैं, उसमें फुटपाथ पर या जो अस्थायी रूप से, टेम्परेरी रूप से जी। पुस्तकों के स्टॉल आते हैं, उसमें बेशुमार किताबें बिकती हैं। कोई भी पुस्तक मेला, चाहे वो दिल्ली में लगता हो चाहे कलकत्ता में लगता हो, उसमें उतनी पुस्तकें नहीं बिकती हैं जितनी कुंभ और महाकुंभ में पुस्तकें बिकती हैं। हमने वहाँ निराला जी की पुस्तकें देखी, महादेवी जी की पुस्तकें देखी, देवकी नंदन खत्री की पुस्तकें देखी, प्रेमचंद जी के उपन्यास जो मेले और ठेले में जितने ज़्यादा बिकते हैं उतने बुक स्टॉलों से नहीं बिकते। कारण ये है कि जिसकी पुस्तक फुटपाथ के ऊपर उपलब्ध है, वो ज़मीन में बिछा करके किताबें बेचते हैं। उसमें ज्योतिष की जितनी महत्वपूर्ण पुस्तकें हैं, चाहे विदेशी लेखकों की हो और चाहे अपने देश के लेखकों की हो, वो बिकती हैं और लोग तलाशते हैं कि भैया वहाँ की वो किताब हो, हमको दो। अभी गोरखपुर विश्वविद्यालय ने अपने पाठ्यक्रम में संशोधन किया और उन्होंने कुछ तिलस्मी और जासूसी उपन्यासकार जिनको हम लोग चोरी छुपे से कभी पढ़ा करते थे अपनी उम्र में, सुरेंद्र मोहन पाठक हैं और ढेर सारे प्रेम वाजपेयी हैं और बहुत से लोग हैं जिनके उपन्यास बहुत बिकते थे, बहुत पढ़े जाते थे, उनको सिलेबस में स्वीकृत कर दिया, पाठ्यक्रम में स्वीकृत कर दिया। तो क्यों स्वीकृत कर दिया? क्योंकि वहाँ की जो पाठ्यक्रम समिति है उसने ये अनुभव किया कि जो जनता की रुचिका है, बहरहाल उससे हम सहमत नहीं हैं, क्योंकि अपने देश में तो सुदर्शन जैसे कथाकार हुए हैं, प्रेमचंद जैसे कथाकार हुए, जैनेन्द्र जैसे लोग हुए हैं, डॉक्टर महीप सिंह जैसे लोग हुए हैं जिनकी कथा की कोई सानी नहीं है, कमलेश्वर जी, मोहन राकेश जी हुए हैं। तो उन्होंने प्रेम वाजपेयी और सुरेंद्र मोहन पाठक को सिलेबस में कर दिया। शायद इसीलिए कर दिया चूँकि इनकी किताबें पढ़ी जाती हैं, जन रुचि के अनुसार है। यानी कि आप ये कहना चाह रहे हैं अगर पुस्तकें न होती तो बहुत से काम अधूरे रह जाते। ये पुस्तक का ज्ञान है जिसकी वजह से आज व्यक्ति जो है अपने कार्यों को आसानी से निपटा पा रहा है, क्योंकि हमारा ज्ञान आखिर मिलता कहाँ से है? एक अनुभव, दूसरों के अनुभव से हम ज्ञान पाते हैं और एक हम पुस्तक से ज्ञान पाते हैं, चाहे वो विषय की पुस्तक हो या वो हमारा साहित्य की पुस्तक हो या समाज के सरोकारों की पुस्तक हो। आज सभी पुस्तकें कुल मिलाकर के व्यक्ति के ज्ञान को बढ़ा रही हैं और जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक व्यक्ति अधूरा है और उसकी व्यक्तित्व अधूरा है। यानी कुल मिलाकर के आपने पुस्तकों के ज्ञान के बारे में बहुत अच्छी जानकारी दी। आज आप रेडियो जागरण 90.4 FM स्टूडियो पे आए और आपने हम सभी को पुस्तक ज्ञान के बारे में जो जानकारियां प्रदान की वो बहुत महत्वपूर्ण ही। आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, सादर नमस्कार। जय हिंदी, जय हिंदुस्तान। रेडियो जागरण 90.4 FM स्टूडियो पर हरदोई की मिट्टी की सुगंध और साहित्य की सुगंध, अरुणेश मिश्रा जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम आपका बहुत स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और आपने एक पुस्तक लिखी है चूंकि आप गिद्ध हैं। चूंकि आप गिद्ध हैं, आप पढ़ने वाले हैं पुस्तक आपकी, उनको आप गिद्ध बता रहे हैं या आप स्वयं अपने को गिद्ध बता रहे हैं कि आपने गिद्ध की नज़र से समाज को देखा और फिर समाज के ऊपर आपने इतनी बातें उस पुस्तक में लिखी। तो ये आखिर आपने चूंकि आप गिद्ध हैं इसका शीर्षक क्यों रखा और इस शीर्षक के अंतर्निहित आपने क्या क्या रखा है? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका उत्तर जो हम देना चाहते हैं वो और अधिक महत्वपूर्ण है। चाहे हम हो अथवा दूसरा हो, हमने ये अनुभव किया है कि समाज में वे गिद्ध तो दिखाई पड़ते हैं जो आसमान में उड़ते हैं और जिनकी दृष्टि लाशों पर रहती है, लेकिन वे गिद्ध के रूप में नहीं दिखाई पड़ते जो आसमान में उड़ते हैं और
जीवित लोगों पर जिनकी दृष्टि रहती है और उन जीवित लोगों को लाश बनाने पर वो आमादा हैं, क्या बात चाहे है। वे राजनीति के क्षेत्र में हो, चाहे समाजनीति के क्षेत्र में हो, व्यापार के क्षेत्र में हो। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर के कि समाज के विभिन्न वर्गों में जो गिद्धत्व का स्वभाव व्याप्त है, जो गिद्धत्व व्याप्त है, उसे कैसे अपनी कविताओं के माध्यम से व्यक्त किया जाए, इसलिए हमने इसमें लिखा है चूंकि आप गिद्ध हैं। और आप लोग ये मत समझिए कि ये गिद्धत्व तो हम में नहीं है, हम में भी है, क्योंकि गिद्ध की सबसे बड़ी जो विशेषता होती है वो दूरदृष्टि होती है। जी। और अगर व्यंग्यकार में दूरदृष्टि नहीं है तो वो वस्तु स्थिति को व्यक्त करने में समर्थ नहीं हो सकता है। अब ये चीज दूसरी है कि लिखने वाले में कितने प्रतिशत गिद्धत्व है और जिनके लिए लिखा है उनमें कितने प्रतिशत गिद्धत्व है, प्रतिशत की बात है। और आप सब जानते हैं हमारी बड़ी मशहूर ये रचना है, जी। सन 1982 में हमने लिखी थी, जी। चूंकि आप गिद्ध हैं जी। इसलिए प्रसिद्ध हैं, हाँ। हम एक इंसान हैं इसलिए परेशान है। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रेडियो जागो 90.4 एफएम स्टूडियो में आप पधारे और आपने अपनी पुस्तक चूंकि आप गिद्ध हैं, तो आपने गिद्ध ये शीर्षक क्यों रखा, इस पर आपने बताया। बहुत सुंदर बात कही। आज समाज की स्थिति कुछ ऐसी ही मिलती जुलती है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।